हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी कंपनी। वैसे तो मैं अच्छी कंपनी भी लेके आता हूँ बट आज की कंपनी, इसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नो इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी हम इसे बोल सकते हैं, डिक्सन टेक्नो इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या हम आज फंडामेंटली देखने की ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये देख लेने से हमें थोड़ा एक आइडिया भी रहेगा कि एक्चुअली हम किसके टेक्निकल आज देख रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें चलता हूँ डिक्सन में, और सिर्फ अभी हम बिना फंडामेंटल के जो प्राइमरी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह, वो सब हम नहीं देखते हुए पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी विद ऑपरेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वर्टिकल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, उसमें भी क्या काम करती है ये कंपनी। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड इट सर्विसेज मोर देन 35% ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट। तो समझ रहे हैं आप, 35% ऑफ इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है एलईडी टीवी का, वो पूरा इस कंपनी से आ रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट ओडीएम प्लेयर इन लाइटिंग एंड हैज़ लार्जेस्ट कैपेसिटी इन वेरियस एसकेयूज। स्टॉक कीपिंग यूनिट है ये एसकेयू, और ये ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चरर ऐसे ही कुछ है। तो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो समझिए कि विथ अराउंड 160 मॉडल्स इन सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी एंड कंपनी है लार्जेस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंजिंग फ्रॉम 6 kg टू 14 kg। तो ये एलईडी लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें बताया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट प्लेयर है लाइटिंग में, और इसके बहुत सारे कैपेसिटी हैं, अलग अलग तरीके के लाइटिंग्स हैं। 6 kg से 14 kg के लाइटिंग्स, अलग अलग तरीके के लाइटिंग्स हैं, प्लस ये एलईडी टीवी में इसका 35% शेयर है। तो यही चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, और इसीलिए मैंने आपको ये इसके बिजनेस मॉडल के बारे में पहले बताना सही समझा। ठीक है, तो चलिए इतना हमने देख लिया, अब हमारा काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं हम ये देखने के लिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट कैसा है। सबसे पहले हमारा जो फ्रेमवर्क एनालिसिस का, उसमें हम मंथली देखेंगे, मंथली में क्या चल रहा है। आप बिल्कुल ही क्लियरली, जो इतने दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि हमारा हायर हाई हायर लो का जो सेटअप है, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें, एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन इसने, ये नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन बना के इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, और उसके बाद क्या बढ़िया मूव इसने दिया है। देखिए 3800 से 12,000 ऑल टाइम हाई कितना हो गया है, 12,800 में भी। इसको मैं अगर डिलीट करूँगा तो हमें पता चलेगा ये यहाँ पे डिलीट हो गया ये, हाँ, ये डिलीट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, 12,900 ऑल टाइम हाई से टच किया है 3,800 से। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स चला गया है ये। कितने समय में गया है ये? जुलाई 2023 में। अभी जुलाई 2024 चल ही रहा है, एक साल में इसने 4 टाइम्स 400% का रिटर्न इसने दिया है। ऐसी ज़बरदस्त कंपनी है ये। लिस्टिंग इसकी कितने में हुई थी? 482 में हुई थी, काफ़ी समय तक लिस्टिंग हो गई सितंबर 2017 में। ऑलमोस्ट 2020 तक इसने जो अपना इनिशियल ये लेवल का हाई यहाँ पे बनाया था 895 का, इस लेवल को इसने अप्रैल 20 तक इसने नहीं ब्रेक किया है। और जब कोरोना के बाद मार्केट में रिकवरी आई है, उस रैली में इसने पार्टिसिपेट करते हुए 922 से 5,000 तक गया है दोस्तों, 5 टाइम्स गया है। और अभी भी ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइम्स तो ये गया ही है। तो बहुत ही अच्छे पोटेंशियल वाली कंपनी है। और अब यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, जो हमने हमेशा वॉल्यूम की बात की है कि वॉल्यूम भी हमेशा से इसका अप मूव में काफ़ी सपोर्टिव रहा है, जो कि हमें चाहिए। और ये देखिए, ये जो है लाइन है, ये मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की। इस वॉल्यूम जो है इस लाइन के ऊपर रहा है हमेशा बना हुआ, यानी कि एवरेज वॉल्यूम जो समय के साथ है, उस वॉल्यूम से भी ऊपर रहा है इसका वॉल्यूम। तो इतनी इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई हुई है। अब मंथली में तो हमने ये देख ही लिया कि ये तो लो बना ही नहीं रहा है मंथली में, ये तो कैंडल बाय कैंडल ये एक एक करके ऊपर जाता ही जा रहा है। जैसे जनरली हम क्या बात करते हैं कि हायर हाई और एक हायर लो तो बने, बट यहाँ पे इस लो का तो नामो निशान ही नहीं है। ये इस लो का यहाँ पे तो एक कैंडल दूसरा तीसरा ऐसे लगातार मंथली, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हर महीने ये बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई कहने की बात ही नहीं है इसमें कि ये कितना बुलिश है।
तो मंथली एनालिसिस तो हमारा इसमें बहुत ही जल्दी हो गया। वापस हम वीकली में चलते हैं। वीकली में देखिए थोड़ा हमें हायर लो और हायर हाई देखने को मिल रहा है, जिसकी बात हमेशा करता हूँ। ये देखिए हायर हाई और हायर लो, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया है बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम भी आप देखिए यहाँ पे कैसा वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे कैसा वॉल्यूम है। इनफैक्ट ये पूरे पीरियड में जब इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, ये वाला जो ऊपर से नीचे तक ये वाला ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने लगा के रखा है, इस लेवल को जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम देख लीजिए, इस एरिया में इसका वॉल्यूम देखिए, और यहाँ पे इस पूरे पीरियड में इसका वॉल्यूम देखिए, इसके नीचे ही है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डबल हो गया वॉल्यूम, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसा बढ़िया मूव विद सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम इसने किया है यहाँ पे, इसी वजह से इतना ऊपर ये जा पाया है, राइट। और वीकली बेसिस पे हम लेटेस्ट अगर हम देखें क्या चल रहा है, तो इस वीक में इसने थोड़ी गिरावट दिखाई थी, थोड़ा इसने पुल बैक लिया था 15 जुलाई वाले वीक में, मगर उसके बाद फिर से ये थोड़ा कंसोलिडेट ही किया, ऊपर गया नीचे आया, और अभी फिर से ऊपर जाने के फेज में अभी ये दिख रहा है। मगर प्रीवियस कैंडल का हाई इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हम एक हाई बना देते हैं प्रीवियस कैंडल का। ये वीकली हाई है और इनफैक्ट मंथली हाई भी है। ये मंथली हाई कहाँ पे है, मंथली हाई थोड़ा सा ऊपर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि वीकली हाई को इसने प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया है, प्लस अभी ये मंथली हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, वीक में। मगर ये अभी बुलिश ही है, कैंडल बढ़िया बनी है, ओपन लो के साथ कैंडल बनी है। ओपन लो का क्या मतलब है दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट इसकी बात करते हैं थोड़ा। ओपन लो में क्या बात होती है, ओपन लो में बात ये होती है कि एक किसी भी कैंडल की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये जानते हैं कि एक बॉडी हो गई कैंडल की, ये कैंडल का वीक हो गया, ठीक है। तो इसमें जो ये बॉडी है, ये आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बॉडी है और ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वीक है, दोनों तरफ वीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है, ये तो मैंने रेड कलर में बना दिया है, मगर आप इस बॉडी को ग्रीन मानिए, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसका ओपनिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे रहेगा। मैंने ओपन होते ही कैंडल जो स्टार्ट हुई है कैंडल, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया है 7650 के आसपास से। उसके बाद बीच में कभी ये ऊपर भी गया और कभी नीचे भी गया, वापस आके इसने क्लोज यहाँ पे किया, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ये इसका लो बना और ये इसका हाई बना। तो यही हाई लो क्लोज और ओपन हम देखते हैं, यही है कैंडल स्टिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ वीक है। अब देखिए एक कैंडल ऐसी होती है जिसमें कि कोई वीक ही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये कैंडल थोड़ी अजीब सी बन रही है यहाँ पे। चलिए एक दूसरा बना लेते हैं, यहाँ भी ठीक नहीं बन रहा है, यहाँ पे बना के देखते हैं, बताइए। ये वीकली में कैंडल अच्छे बन ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसी कैंडल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, एटलीस्ट ये तो ठीक से बन गया था। चलिए इसको मॉडिफाई करके ये डिलीट करके नीचे का वीक मैंने निकाल दिया है, इसकी बात मैं कर रहा था। अभी देखिए नीचे वीक नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ओपन हुई है ये कैंडल, जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसमें ट्रेडिंग, उसके नीचे मार्केट ने एक भी मूव नहीं दिया। मतलब वहीं से बाइंग आ गई, वहीं पे बायर्स का इतना फोर्स था, इतना प्रेशर था कि अगर कुछ सेलर्स आए भी होंगे तो उन सभी को एब्जॉर्व करता हुआ उन्हें पकड़ के ऊपर चला गया। जैसे मान लीजिए एक आंधी आ रही है, तो आंधी जिस डायरेक्शन में आ रही है हवा उसी डायरेक्शन में बहेगी। तो मान लीजिए कोई सामान अगर रुका हुआ है तो आंधी अगर उस पर फोर्स लगा रही है तो वो आंधी के डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं गया सामान, और वो फिर उड़ता हुआ आंधी के साथ आगे, हवा के साथ आगे चला गया। वो वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बाइंग फोर्स इतना ज़्यादा है कि डायरेक्ट यहाँ से नीचे नहीं जाके और शेयर जो है वो और ऊपर ही चला गया। ऊपर भले ही वो थोड़ा नीचे क्लोज हुआ अपने हाई से, मगर नीचे तो वो बिल्कुल भी नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन और लो यहाँ पे सेम हो गया, ओपन इक्वल टू लो हो गया। ये क्या चीज़ है, ये बुलिश सिनेरियो को संकेत दे रहा है, बुलिश सिनेरियो के बारे में ये बता रहा है। बट क्या ये सिंगल कैंडल डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी है? क्या ये बुलिश कैंडल देख के, ओपन लो कैंडल देख के हम तुरंत बाय कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? फिर फ़ायदा क्या हुआ इस ज्ञान का? फ़ायदा ये है कि ये वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स बनेगा इन टेकिंग आवर डिसीजन इन एंटरिंग और एग्जिटिंग अ ट्रेड। वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स।
बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम यहाँ पर वॉल्यूम भी देखते हैं एंट्री के समय, उसके मूविंग एवरेज से कितना ऊपर है वॉल्यूम वो भी हम देखते हैं, प्लस कुछ सी ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है वो भी हम देखते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बट क्या ये सिंगल कैंडल के बारे में हम बोल सकते हैं कि बुलिश है? बिल्कुल हम बोल सकते हैं बुलिश है, क्योंकि ये ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है ये। चलिए, ये ओपन लो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फटाफट से इसको मैं डिलीट करता हूँ और आगे चलते हैं हम अपने एनालिसिस में। तो देखिए कि एनालिसिस हमने वीकली का कर ही लिया है, वापस चलते हैं डेली में। डेली में हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे डेली में हमें देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ ये यहाँ तक पहुँच के वापस थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आके वापस फिर इसी प्रीवियस लेवल के पास पहुँच के वापस फिर नीचे आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हमारे साथ हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये इस तरह की ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। क्या इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है? हाँ, बिल्कुल ब्रेक किया हुआ है। इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे लो को ब्रेक हुआ है? क्या लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है? क्या प्रीवियस लो? नहीं, यहाँ पे प्रीवियस लो इंटैक्ट है, यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है। ये जो है ये हायर लो है, ये एक लो है और ये है हायर लो, राइट। तो हायर लो बनाया है, तो क्या ये हायर हाई भी बना सकता है? क्या ये इसके ऊपर जा सकता है? इस लेवल के ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। संभावना की बात करते हैं हम, जब भी ट्रेड लेने की बात करते हैं या पोजीशन लेने की बात करते हैं, हम यही बात करते हैं कि क्या हो सकता है, और इंटेलिजेंट गेस लेकर के किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसने ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसने हायर लो ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब तक ये लो इंटैक्ट है तब तक इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये हम बोल सकते हैं। क्या पता ये यहाँ पे आके इस लेवल को टच करे, या फिर इस लेवल को टच करे, या फिर इसके ऊपर भी निकल जाए। हु नोज, वी कैन नॉट से, बट व्हाट वी कैन से इसकी अभी प्रोबेबिलिटी में क्या दिख रहा है। तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये कि कैंडल कैसे बने हैं भाई, क्या ये कमज़ोर कैंडल है? नहीं। क्या इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है? तो इसका मतलब कि ये हायर हाई यहाँ पे भी इसने बना लिया है। कि प्रीवियस हाई कहाँ पे है? देखिए, इस कैंडल जो प्रीवियस वाली कैंडल है उसका जो प्रीवियस हाई वो यहाँ पे है। आज जो इसने क्लोजिंग की हुई है ये इसके ऊपर क्लोजिंग की हुई है। तो प्रीवियस हाई से ऊपर का हाई है आज का, और क्लोजिंग भी है, तो ये हायर हाई है। ये एक अच्छा ट्रेंड का संकेत तो ये दे ही रहा है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में डेली चार्ट में इसका क्या सिस्टम चल रहा है अभी। क्या यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टिव है और वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर है? वॉल्यूम भी तो हम देखते हैं। कैंडल हमने देख लिया, ट्रेंड लाइन हमने देख लिया, ट्रेंड को हमने देख लिया, वॉल्यूम को हमने नहीं देखा। वॉल्यूम यहाँ पे अभी सपोर्टिव नहीं है। वॉल्यूम अभी साथ देने के लिए अभी वॉल्यूम नहीं आ पाई है। वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है। लेकिन कई बार वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे होने पर भी बाद में वॉल्यूम कैचअप करके मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये वाली बात भी है। तो वॉल्यूम वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी एनालिसिस में या डिसीजन मेकिंग में कई फैक्टर्स को देखना पड़ता है। कभी हमें वॉल्यूम का साथ मिल भी सकता है, कभी हमें वॉल्यूम का साथ नहीं भी मिल सकता है। इस पर्टिकुलर केस में आज के समय में हमें यहाँ वॉल्यूम का साथ नहीं है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनालिसिस किया। ये एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। हम यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं। हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर मूव आता है तो वो कैसे आता है, और कैसे इन मूव्स को देख के हम फ्यूचर में समझ पाएँ कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जल्दी से। अब हमने इसके सारी चीज़ें देख ली। हमने ये देख लिया कि डिक्सन जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, हमें अच्छा दिख रहा है ना, बुलिश दिख रहा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। क्योंकि हमने तो कंपनी की बात की थी कि क्या काम करती है कंपनी, फंडामेंटल तो हमने नहीं देखा। हम ये जान गए कि कंपनी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरर है ना। डिक्सन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेस मोर देन 35% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट। 35 मतलब थर्ड लार्जेस्ट, इजंट इट। 1/3 जो है रिक्वायरमेंट इंडिया का ये सर्विस कर रहा है। तो अच्छी कंपनी है, लाइटिंग में इसका अच्छा योगदान है, अच्छा प्रेजेंस है। तो अभी हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास है, प्राइस 11,000 हो चुका है। देखिए 11,000 प्राइस है। क्या ये प्राइस ऐसी प्राइस है कि अरे 11,000 इतना दाम, क्या हमें ये लेना चाहिए?
कितने शेयर्स आ पाएंगे हमारे कैपिटल में, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है। देखिए शेयर का प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिटेन किया हुआ है। जैसे बर्कशायर हैथवे की बात मैं करूँगा यहाँ पे कि उस कंपनी के शेयर प्राइस तो $6 लाख के आसपास है। फटाफट से अगर हम चाहें तो उसका दाम भी देख सकते हैं। शेयर प्राइस देखिए क्या दाम है, क्लास बी नहीं क्लास ए हमें चाहिए। $6,41,000 इसका दाम है। तो क्या ये कंपनी अच्छी नहीं है? नहीं, कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, वॉरेन बफेट की कंपनी है। वैसे ही इन लोगों ने डिविडेंड नहीं दिया है और अपने अर्निंग्स को रिटेन करके शेयर में ही रखा हुआ है, प्राइस में ही रखा हुआ है। प्राइस बढ़ता गया है, शेयर को स्प्लिट नहीं किया है, इस वजह से शेयर प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्लस ये यहाँ पे बर्कशायर हैथवे के मालिक से पूछा गया कि सर आपने इसका स्प्लिट क्यों नहीं किया है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शेयर्स के साथ कोई ऑपरेटर खिलवाड़ करे, कोई कोई भी 2 4 10 करोड़ रुपए लेकर के आए और मेरे शेयर्स को ऊपर नीचे करे और उसमें बिना मतलब की वॉलीटिलिटी लेके आए, मेरे को मेरा नेटवर्थ कम करे, मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नेटवर्थ ऊपर नीचे करे ताकि वो परेशान होकर भाग जाएं। ये सब मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपना शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा रखा हुआ है 641,500 कि इसमें ऑपरेटर को भी आने के लिए सोचना पड़ेगा। 641,500 को देखिए अगर आप करोड़ में कन्वर्ट कर दें तो 641,500 इंटू अभी डॉलर का क्या रेट चल रहा है, मान लीजिए 82 के आसपास है, तो ये सम बन के आ रहा है 5,26,00,000 रुपीज़। 5,26,00,000 रुपीज़ में अगर एक शेयर मिलेगा तो किसी के पास कितना भी पैसा हो, अगर उसे इसको मैनिपुलेट करना है तो कितने कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे उसे। 100 200 करोड़ में क्या हो पाएगा? 100 करोड़ में 5 करोड़ में एक शेयर है, 100 करोड़ में 20 शेयर आएगा। 20 शेयर अगर वो खरीद भी लेगा तो इस कंपनी के स्टॉक को हिला भी नहीं पाएगा। 20 शेयर से क्या होता है? यहाँ तो लाखों लाख शेयर ऐसे ही गुम हो जाते हैं। तो ये वाली बात ऐसे ही हमने थोड़ा ऑफ द टॉपिक बैक बात कर लिया, बट मेन बात ये है कि शेयर के प्राइस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, लो में अगर हम शेयर का प्राइस देखें तो ₹10 ₹15 ये सब शेयर्स के प्राइसेस हमें नहीं देखने चाहिए। हमें या तो कंपनी बहुत अच्छी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो तो चलिए ₹30 के आसपास से भी सही है प्राइस, नहीं तो प्राइवेट कंपनी में ₹100 से ऊपर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया, हम आ गए वापस फंडामेंटल में। फंडामेंटल में हम देख सकते हैं कि प्राइस देख लिया हमने, बुक वैल्यू 283 है, पी रेशियो 161 है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%। वाह, बहुत ही बढ़िया है, इसने दिया हुआ है सब रिटर्न वगैरह। और का क्या है यहाँ पे बाकी की चीज़ें देखिए, हाँ पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें डिक्सन का 160 पी है, अरहम, शार्प, प्राइजर, ये सब अच्छे, मतलब ये सब छोटे कंपनीज हैं। आप इनके मार्केट कैप से ये समझ सकते हैं। ये देखिए इसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ है, बाकी सारे जो है वो 500 200 170 छोटे कंपनीज हैं। तो इसके सामने मतलब इसके इसके पीयर में कोई है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट जहाँ पे अभी हम पेयर कंपैरिजन इस वेबसाइट में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन में इसके है ही नहीं, इसके सामने है ही नहीं, सब लोग बहुत छोटे हैं। उस हिसाब से ऑलमोस्ट ये मोनोपोली हो गया इसका मार्केट में। अब आप जानते ही हैं कि अगर मार्केट में किसी का मोनोपोली हो तो उसका शेयर प्राइस कितना ही नहीं बढ़ क्या से क्या हो सकता है, बिल्कुल। आइए तो हम इसके रिजल्ट्स में हम देखें, प्रॉफिट वगैरह 767 करोड़ 2013 में था, अभी का 21,000 करोड़ हो गया है। समय के साथ एकदम कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, 2000 4000 6000 10,000 20,000, बिल्कुल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता ही जा रहा है। 584 कितना परसेंटेज है ये सेल्स का? 584 डिवाइडेड बाय 20999, देखिए है 2.7%। अगर हम 10% भी करें तो 2000 करोड़ होना चाहिए, 5% में 1000 करोड़। तो इस हिसाब से 2.75% है, ठीक है। 5% है, काफ़ी कम इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया हुआ है। मार्जिन की प्रॉब्लम है मगर फिर भी ग्रोथ तो इसने अच्छा दिखाया हुआ है। प्रॉफिट अभी इसने 447 करोड़ का दिखाया हुआ है, ठीक है भाई। और क्या हम देख सकते हैं यहाँ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखिए 40% का प्रॉफिट ग्रोथ है भाई, गजब की कंपनी। 10 ईयर्स में 40% एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रेट है।
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 32% है, वेरी नाइस 10 ईयर्स में एवरेज। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% कंसिस्टेंट। इसी कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी को मार्केट ने क्या बोलते हैं कि वैल्यू करते हुए इसके शेयर प्राइस को इतना बढ़ाया हुआ है और ऊपर मेंटेन किया हुआ, क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं भाई। हर महीने हर साल इसने रिटर्न दिए। हमने अभी चार्ट में देखा पीछे जाके, मंथली बेसिस से मंथली चार्ट में हर महीने का कैंडल जो है वो पिछले महीने से ऊपर क्लोज हुआ है। तो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इसके टेक्निकल्स को, और दोनों साथ मिलके चल रहा है, और इसी वजह से इतना बढ़िया इसमें अप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, रिजर्व्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, 1600 करोड़ पहुंच गया है, बहुत ही छोटे अमाउंट से, बढ़िया बात है। कितने समय में? ऑलमोस्ट 11 साल में इसने ऐसा ग्रोथ किया है दोस्तों। 11 साल में ऐसा ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी बात है। बोरोइंग्स भी इसके कम हैं, ठीक है। अब हम और यहाँ पे क्या देखेंगे, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 584 करोड़ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कैश फ्लोज वगैरह आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें तो हम उतने डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें भी हमने देख ली, उससे काम हो जा रहा है। मैं देखिए, मेरी एनालिसिस में मैं कोई सीए की तरह बहुत ही इन डेप्थ या डीप में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि शेयर प्राइस को बढ़ाने के समय में कोई जो खरीदार है, जिसके पैसे के दम पे शेयर्स बढ़ेंगे, जिसको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो शेयर लेगा। वो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फिगर या किसी एक चीज़ की, भाई डेज पेएबल जो है पहले 60 था, अभी 92 हो गया है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं खरीदूं या मैं बेच दूं, इसके बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लेगा सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर। वो मोटा मोटी ओवरऑल बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और लोगों का क्या है इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह, ये सब चीज़ें वो देख लेगा, और उसके बाद फिर वो थोड़ा टेक्निकल्स भी देख लेगा, और देखेगा कि टेक्निकल्स में कि किस फेज़ में है और किस रन में है स्टॉक, और उसके बाद वो पैसे लगाएगा। तो छोटी मोटी चीज़ें से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल वाली चीज़ ये नहीं है कि हम यहाँ पे रेशियोज में बहुत समय न लें। इसी वजह से मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं ये देख पा रहा हूँ कि FIIs ने पैसा इसमें बढ़ाया है। जून 2024 में 19% बढ़ा दिया है पैसा इसमें। DIIs का पैसा ऑलमोस्ट 20% के ऊपर है, समय के साथ इन्होंने बढ़ाया है। पब्लिक का पैसा समय के साथ थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। प्रमोटर का पैसा मोर और लेस सेम ही है, अच्छी कोई ख़राब डेवलपमेंट नहीं है इसमें। तो हमने इसको देख लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली दोस्तों। ये हमारा एनालिसिस डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने किन किन फैक्टर्स को कवर किया है। यहाँ पे फ्रेमवर्क जो था हमारा, उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने काम किया है। चलिए इस फ्रेमवर्क को एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रेमवर्क क्या रहा हमारा। पहला फ्रेमवर्क हमारा रहा मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट देखना, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमने देख लिए कैंडल्स, और हमने देख लिया यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। कैंडल्स, वॉल्यूम और ट्रेंड, ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हमने देख ली। और थर्ड में हमने फंडामेंटल्स भी देख लिए, जिसमें कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। इसके साथ हमारा एनालिसिस हो गया कंप्लीट। अब तुरंत फटाफट हम ये देख लेते हैं कि हमने कुछ समय पहले कुछ कंपनीज के एनालिसिस किए हुए हैं, और वो एनालिसिस हमारे कैसे रहे हैं और उनमें क्या चल रहा है अभी एक बार देखते हैं। हमने एक कंपनी का एनालिसिस किया था, क्या नाम था इसका, नाम मैं भूल रहा हूँ क्या, एक मिनट फटाफट से इधर देख लेंगे हम, कौन सी कंपनी थी वो। फोर्स मोटर्स नहीं, एक तो हमने क्या नाम है, पारस भी नहीं देखा है हमने, इन्फीबीम हमने देखा था, राइट। इन्फीबीम में क्या चल रहा है, इन्फीबीम जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। अभी यहाँ पे मूवमेंट आने की संभावना है ऊपर की तरफ। चलिए, तो ये हमने एनालिसिस किया हुआ था कुछ समय पहले, इन्फीबीम। इसके बाद हमने और क्या देखा था, SCI नहीं देखा है हमने, पक्का देखा था, बिल्कुल पक्का को देखिए दोस्तों, पक्का कहाँ से कहाँ चला गया। कच्चे पक्के के चक्कर में पक्का तो निकल गया भाई, कहाँ से कहाँ चला गया। पक्का देखिए, पक्के ने 30% का रिटर्न दे दिया है जिस लेवल पे हमने बात की थी। ये लाइन मैंने बनाया हुआ दोस्तों, इसी लाइन पे हमने पक्का का एनालिसिस किया हुआ था। 259 का लेवल था, आप वापस वीडियो जाके देख सकते हैं, कुछ समय पहले की बात है।
और तब से हम ये देख पा रहे हैं कि 30% का मूव इसने ऑलरेडी दे दिया है, वो भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, और हमने क्या देखा था, कोई एक डिफेंस कंपनी भी हमने देखी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ उस डिफेंस कंपनी का, क्या नाम था उस कंपनी का। चलिए ठीक है, फिर अगर हमें अभी नाम नहीं भी मिल पा रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं देख लूँगा, पहले से ही देख लूँगा कि कौन सी कंपनी हमने बात की हुई है, और फिर उस हिसाब से बात करेंगे। हाँ, एस्ट्रल का, इसके बारे में हमने देखा था क्या, हाँ ये वाली कंपनी शायद हमने, नहीं नहीं ये भी नहीं थी, कोई दूसरी कंपनी थी, एस्ट्रा, हाँ एस्ट्रा माइक्रो, राइट राइट राइट, हाँ। तो ये वाली कंपनी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बात भी की हुई थी कि ये कंपनी या तो इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है या फिर ये नीचे भी आ सकती है यहाँ पे, तो और भी नीचे ही आ गई। अभी तक इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं किया है, हमने भी वहाँ पे क्लियरली वीडियो में बोला हुआ है कि जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हो तब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे कि ये बुलिश है। तो जैसा हमने एनालिसिस किया था वैसा ही ये भी चल रहा है, तो सारे के सारे कंपनी हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही चल रहे हैं। यही बात एक बार हम बीच बीच में देख लेंगे, तो मैं खुद भी ये देख लूँगा तो मेरे को भी समझ में आएगा कि जो मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों से उसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं, और इससे मेरी भी लर्निंग इंप्रूव होगी दोस्तों। साथ में बैठ के हम लोग लर्निंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपके साथ, आपसे मैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए।